देखो बेटा, पिछली क्लास में हमने डिफ्रैक्शन खत्म किया था और डिफ्रैक्शन के बाद पोलराइजेशन अब सिलेबस में नहीं है। यदि मैं 30% रिड्यूसिंग सिलेबस की बात करता हूं, नहीं है, पर बेटा किसी कंपटीशन में जब जाओगे तब तो होगा। अब बेटा चॉइस तुम्हारी है। यदि मैं पोलराइजेशन कराता हूं तो एक मीटिंग लगेगी बेटा, और नहीं करना है तो एक डॉपलर इफेक्ट है बेटा, और बाकी इसके न्यूमेरिकल्स, बाकी चैप्टर का। तो यदि मैं नहीं हूँ है बेटा पढ़ाई हो रही है, क्लास पांशु, चल भैया की क्लास हो रही है, आजा इधर। चल भाई हरमन, चल चल भैया की क्लास चल रही है पढ़ाई की। दीपांशु, हाँ हाँ आपकी पक्की। तो बेटा मेरा गेट बंद कर ले दी। है पहले वो है डॉपलर इफेक्ट। गेट बंद कर ले। डॉपलर इफेक्ट बेटा, एक्चुअल में डॉपलर इफेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है, जब हम 11th डॉपलर पढ़ते हैं तो मैंने कहा था डॉपलर ने कुछ इस तरह के काम किए जो जिन्हें कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल काम लगता था। जैसे आप देखो, आपके सामने कोई स्टार आपके पास से गुजर के गया, कोई एरोप्लेन आपके सामने से गुजर के गया, कोई व्हीकल आपके सामने से गुजरा, और आप एक पर्टिकुलर टाइम को देखते हुए उसे ऑब्जर्वेशन के बाद आप यदि उसकी स्पीड बता पाते हो तो वो पॉसिबिलिटी केवल डॉपलर के पास है। आपने कभी सुना होगा जैसे नासा, आए दिन उसकी स्टेटमेंट आती रहती है, एक मीटियोर्स है या एस्ट्रॉइड्स है, वो टूवर्ड्स द अर्थ की तरफ आ रहा है या अर्थ से दूर जा रहा है। तो जो एस्ट्रॉइड इतनी दूर था बेटा, जिसे आप देख भी नहीं पा रहे हो, आपने उसकी स्पीड कैसे निकाल दी? तो देख भी रहा हूं मैं, तो देखने का तरीका मेरे पास क्या होगा? टेलीस्कोप होगा। तो उस एस्ट्रॉइड की टाइमिंग मुझे कैसे पता लग जाती है? जैसे 2012 का केस आपने सुना होगा, 2012 में सभी लोग ये कह रहे थे कि दुनिया खत्म हो जाएगी। उसके कई सारे रीजन थे। एक पहला रीजन था हाइड्रोजन कोलाइडर मशीन। उसमें जनेवा में एक जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की टक्कर कराई थी, एक हिग्स बोसॉन, एक छोटा सा पार्टिकल के निकल के आया था। एक तो वो एक्सपेरिमेंट था कि लोगों ने कहा कि यहाँ न्यूक्लियर रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी और पूरी अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। उसमें से 45% साइंटिस्ट इसी फेवर में थे। उन सब ने मना किया कि ऐसा ना करो। उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। एक बहुत पुराना कैलेंडर है, उसके अकॉर्डिंग 2012 में नासा वाले कहते थे कि एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड बिल्कुल अर्थ की तरफ आ रहा है और वो अर्थ से टक्कर आएगा। लेकिन जब उन्हें पता था कि वो 2012 जो पर्टिकुलर टाइमिंग्स थी उस पर आके अर्थ से टकराएगा, तो उनके पास क्या क्राइटेरिया था? उन्हें कैसे पता कि इस टाइम पर आके टक्कर मारेगा? उन्हें क्या पता था कितनी स्पीड होगी? तो यदि मुझे स्पीड पता है तो बेटा फिर मैं उसकी टाइमिंग भी निकाल सकता हूं, मैं उसके डिस्टेंस भी निकाल सकता हूं। और इन सब चीजों के लिए जो ये थ्योरी, जो क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे, उन सबको रिजॉल्व किया किसने? डॉपलर ने। डॉपलर 11th में भी पढ़ा था। क्या कहा था डॉपलर ने? द अपरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ और इंटेंसिटी, आइदर साउंड और लाइट, change due to the relative motion of the observer and of the object। आप अर्थ से किसी एस्ट्रॉइड को देखते हो, तो जब उसे एस्ट्रॉइड को आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो एस्ट्रॉइड आपकी तरफ चला आ रहा है, तो वो आप ऑब्जर्वर हैं, वो ऑब्जेक्ट है। दोनों के बीच में एक रिलेटिव मोशन है, और इस
रिलेटिव मोशन की वजह से उसकी जो स्पीड है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी जो वेवलेंथ है, आपको एक्चुअल से डिफरेंट नजर आएगी। और जो ये अपरेंट चेंज है उसे मैं क्या कहता हूं, डॉपलर इफेक्ट कहता हूं। डॉपलर इफेक्ट के जो एक्सप्रेशन है, उन एक्सप्रेशन से आपकी छत से एरोप्लेन ऐसे गुजर के गया, और मैं आपको ये बता दूं कि बेटा जब से आपने इसे ऑब्जर्व किया था उस टाइम इंटरवल में इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी थी। और फ्रीक्वेंसी निकालना भी बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि जितना टाइम है उसका रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी होती है। आप एरोप्लेन को कितनी दूर तक देखते हैं, कितने टाइम तक देखते हैं, वो टाइम इंटरवल डिवाइडेड बाय 1 अपॉन टाइम पीरियड, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। तो यदि मुझे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में से किसी का भी चेंज मुझे पता है, तो मैं उसकी स्पीड निकाल सकता हूं, मैं उसकी डिस्टेंस निकाल सकता हूं। और उसी लिए बेटा इसी वजह से मैं डॉपलर इफेक्ट यूज करता हूं। यहां पर भी कुछ क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, यहां पर रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट की बातें होती हैं। तो डॉपलर इफेक्ट क्या था बेटा, देखो, इट स्टेट्स दैट the apparent change in frequency, wavelength और intensity of the wave or light is due to the relative motion between source and observer, by which, सर क्लियर नहीं हो रहा है थोड़ा। बेटा सर क्लियर नहीं हो रहा है थोड़ा, वर्ड जो है ना ब्लर आ रहे हैं। मैं बेटा स्क्रीन शेयर कर देता हूं, एक बार देखो बेटा फिर से। अब बेटा सर थोड़ा ठीक है। by which speed, wavelength या डिस्टेंस लिख दो, of an object can be calculated. गरिमा ठीक दिख रहा बेटा? अब बस हल्का सा ब्लर दिख रहा है, ज्यादा नहीं। चलो मैं एक बार और शेयर कर देता हूं, हो सकता है बेटा आपके भी नेटवर्क में कोई इश्यू हो। अब बेटा सर अब ठीक दिख रहे हैं। हेलो, हाँ जी जी, ओके बेटा, कौन सा स्कूल है? बेटा उसके लिए कोई सेपरेट ग्रुप तो होता नहीं बेटा, वो तो इंडिविजुअली देना पड़ेगा। ओके, बेटा अभी तो देखो ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही हैं, ऑफलाइन तो है नहीं। वो तो बेटा इंडिविजुअल हो सकता है, एक दो बच्चा तो कर सकते हैं, बाकी टाइम बेटा अभी तो मैं जरा क्लास ले रहा हूँ, मुझे
3:30 बजे कॉल करो जरा, मैं बताता हूँ सोच के। तो बेटा यहाँ पर इसने क्या कहा, फॉर्मूला जो होता है वो कि डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा डेल्टा न्यू बाई न्यू इक्वल्स टू वी रेडियल अपॉन सी। डेल्टा लैम्डा क्या है बेटा, यहाँ चेंज इन वेवलेंथ, और इसे कहते हैं बेटा रेड शिफ्ट। डेल्टा न्यू चेंज इन फ्रीक्वेंसी, इसे कहते हैं बेटा ब्लू शिफ्ट। सी बेटा स्पीड ऑफ लाइट, और वी बेटा वी रेडियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये बेटा किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। अब यदि मेरे पास चेंज इन वेवलेंथ है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी है, या मैं वेवलेंथ जानता हूं, तो बेटा मैं उसकी स्पीड निकाल सकता हूं। जैसे यहां पर एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, मैं अभी सब आपको कराता हूं, देखो जरा। क्वेश्चन नंबर है बेटा 11, एनसीईआरटी आपके पास गरिमा? यस सर है। तो देखो 11 क्वेश्चन है बेटा एनसीईआरटी का, और मैं पढ़ता हूं, जरा सुनना। The 6563 angstrom H alpha line emitted by hydrogen in a star is found to be red shifted by 15 degree, 15 angstrom. Estimate the speed with which the star is receding from the earth. एक स्टार था वो H alpha line, और वेवलेंथ दी हुई थी कितनी बेटा, लैम्डा इक्वल्स टू 6563 एंगस्ट्रॉम। तो बेटा मैं यहाँ लैम्डा को क्या कह सकता हूँ, 6.563 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। और इसने कहा रेड शिफ्टेड, रेड शिफ्ट मैंने कहा दिस इज द रेड शिफ्टेड दैट चेंज इन वेवलेंथ। तो डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू बेटा 15 एंगस्ट्रॉम, 15 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। और मुझे v रेडियल निकालना है बेटा, और यहाँ स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर नेगेटिव साइन का मतलब होता है बेटा कि यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ घटेगी। माइनस साइन केवल रिड्यूसिंग या डिक्रीजिंग कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करता है, यहां पर इसका और कोई मीनिंग नहीं है बेटा। तो यदि मैं डॉप्लर इफेक्ट लगाऊं तो क्या होगा, डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा वी रेडियल अपॉन सी। तो बेटा डेल्टा लैम्डा 15 इंटू 10 की पावर -10, 6.563 इंटू 10 की पावर -7 वी रेडियल अपॉन 3 इंटू 10 की पावर 8। इधर ले आओ बेटा, तो 45 इंटू 10 की पावर -2, 7 ऊपर गया 10 की पावर 5 अपॉन बेटा 6.563 इक्वल्स टू v। और इसे बेटा यदि मैं सॉल्व करता हूं, 45 डिवाइडेड बाई 6.563 तो इट वुड बी 6.86 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। ये बेटा उस स्टार की स्पीड है जो अर्थ से दूर जा रहा है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है, मान लिया आपके घर में कोई गेस्ट आए हुए, उन्होंने कहा भैया तू 12वीं क्लास में है,
उसने कहा एरोप्लेन से जो रेडिएशन आते हैं उनकी वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम है, और मैंने उसे ऑब्जर्व किया रेड शिफ्टेड बाय 50 एंगस्ट्रॉम। तो क्या आप उसकी स्पीड बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं सर, हमें क्या दिक्कत है। यहाँ लिखूंगा 50, यहाँ लिखूंगा 5000, न्यू रेडियल 3 × 10⁸, और बेटा स्पीड ऑफ लाइट निकल गई, या सॉरी स्पीड ऑफ एरोप्लेन निकल गई। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन की स्पीड निकालनी हो, किसी स्टार की स्पीड निकालनी हो, किसी प्लेनेट की स्पीड निकालनी हो, हम सैटेलाइट को जब लॉन्च कर देते हैं तो वहां वो कितनी स्पीड से घूम रहा है, तो उसकी स्पीड निकालनी हो, तो जो मेरी अप्रोच से बाहर ऑब्जेक्ट होता है, और यदि मैं चाहता हूं कि उसकी स्पीड मैं कैलकुलेट करूं एक्यूरेटली, तो वहां पर मैं डॉपलर इफेक्ट अप्लाई करता हूं। तो बेटा यदि मैं 12th की बात करूं तो 12th में ये रे ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स पूरी यहां खत्म हो जाती है। यदि मैं पोलराइजेशन की बात करता तो बेटा एक क्लास और लग जाएगी, पर जब उस सिलेबस में नहीं है और केवल आप अभी 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो उसका कोई यूज नहीं है। कंपटीशन में तो बेटा जितना सिलेबस 30% रिड्यूस हुआ है तो वो तो रिड्यूस नहीं होगा, वो तो कंपटीशन में तो सभी आएगा। पर 12th क्लास में यदि आप चाहते हो कि भाई हम अच्छा स्कोर करें तो थोड़ा सा सिलेबस कम हो गया है, तो उसके लिए यहाँ वेव ऑप्टिक्स मेरी खत्म हो जाती है। अब इसके बाद बेटा उसके आते हैं क्वेश्चंस, तो इसके न्यूमेरिकल्स में कराता हूँ जो जो सिलेबस में है, और बेटा फिर उसके बाद फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे। एक सेकेंड इसे देख लो, कोई डाउट आता है तो बात करो बेटा, और सारे बच्चे एनसीईआरटी निकाल के रखो, इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है, जरा देखो। कोई दिक्कत बेटा किसी को? अंजलि आई नहीं क्या? ब्रेविस? नो सर। किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है बेटा बताए, और नहीं तो बेटा न्यूमेरिकल्स मैंने कहा था इनमें न्यूमेरिकल कम होते हैं, पर इसी तरह के बेटा क्वेश्चंस आते हैं तो न्यूमेरिकल से नहीं भागते हैं। बस अब बस थोड़ा सा सिलेबस बचा हुआ है, और थोड़ा सा ध्यान से देखें, और क्वेश्चन नंबर बेटा 1 से शुरू करते हैं। जरा देखो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर इंसिडेंट फ्रॉम एयर टू द वाटर सरफेस। What are the wavelength, frequency and the speed of reflected and refracted light, and the refractive index of water is 1.33। बहुत बड़ा अच्छा सवाल है, बच्चा ये नहीं समझ पाता कि मैं करूं कैसे बेटा, तो एक एक टर्म को ध्यान से समझेंगे। इसने क्या कहा है बेटा क्वेश्चन में कि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसकी वेवलेंथ दी है। फर्स्ट क्वेश्चन है लैम्डा इक्वल्स टू 589 नैनोमीटर, 589 नैनोमीटर, दैट इज 10⁻⁻⁹ मीटर। ओके, एयर ऑन ए वाटर सरफेस, व्हाट आर द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड। तो मुझे पहला केस दिया है इसने रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन में स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। वेवलेंथ बेटा क्या रहेगी, सेम 589 × 10⁻⁹ मीटर, और बेटा फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल्स टू होता है c/λ, क्योंकि रिफ्लेक्शन में जिस मीडियम से रे एंटर करती है उसी में वापस आ जाती है, ना स्पीड ऑफ लाइट बदलती है, ना फ्रीक्वेंसी बदलती है, ना वेवलेंथ बदलती है,
क्योंकि देयर इज नो लॉस ऑफ मोमेंटम रिफ्लेक्शन में बेटा। तो मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, तो 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 5.89 × 10⁻⁻7 न्यू इक्वल्स टू बेटा 3/5.89 × 10⁻15 या न्यू इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाई 5.89 × 10⁻14। और बेटा यदि मैं 30 को डिवाइड कर दूं इससे, तो वो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। और आपको शायद याद होगा मैंने कहा था, एक नोट लिखाया था कि पूरी ऑप्टिक्स में कभी भी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। तो न्यू हो गया 5.09 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ये तो रिफ्लेक्शन था। जब रे का रिफ्लेक्शन हुआ, स्पीड यही रहेगी, वेवलेंथ यही रहेगी और फ्रीक्वेंसी ये रहेगी। लेकिन जब मैं दूसरा केस लेता हूं बेटा, उसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। यदि मैं रिफ्रैक्शन की बात करता हूं, तो रिफ्रैक्शन में म्यू होता है बेटा सी एयर डिवाइडेड बाई सी इन मीडियम। तो यहां पर म्यू दिया है 1.33, दैट इज 4/3 C3 × 10⁸ that means Cm equals to बेटा 9/4 × 10⁸। तो स्पीड होगी बेटा 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8, 5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब रिफ्रैक्शन होगा, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ से घट के 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। अब बेटा फ्रीक्वेंसी इन मीडियम सेम रहेगी। मैंने कहा था कि पूरी ऑप्टिक्स, चाहे आप रिफ्लेक्शन पढ़ें, चाहे आप रिफ्रैक्शन पढ़ें, चाहे इंटरफेरेंस पढ़ें, जितनी ऑप्टिक्स मैंने पढ़ी है रे और वेव, उसमें कभी भी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। अब निकालो बेटा वेवलेंथ। लैम्डा m इक्वल्स टू बेटा Cm/μm। तो लैम्डा m इक्वल्स टू Cm 2.25 × 10⁸ and 5.09 × 10⁻14। तो बेटा लैम्डा m इक्वल्स टू 22.5 डिवाइडेड बाई 5.09, 7 इधर 14 ऊपर गए तो 10⁻⁻7। और बेटा यदि मैं इसे डिवाइड करता हूं 22.5 डिवाइडेड बाई 5.09, तो 4.45 इंटू 10⁻⁻7। और यदि 3 से डिवाइड कर दूं तो 4450, या 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बेटा कितना आ जाएगा, नैनोमीटर। ये इसकी वेवलेंथ है। तो रिफ्रैक्शन में वेवलेंथ यहां से ये चेंज होगी, मतलब डिक्रीज हो गई, स्पीड भी डिक्रीज हो गई, पर फ्रीक्वेंसी क्या रही बेटा, सेम। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को डिफरेंशिएट करता है और ये प्रूव करता है कि रिफ्रैक्शन में कभी भी स्पीड ऑफ लाइट तो बदल जाएगी, बट फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। किसी बच्चे को कोई भी जरा सी दिक्कत है मेरे से बात करे, और नहीं तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूं। गरिमा, यस सर। कोई प्रॉब्लम बेटा? नो सर। स्क्रीनशॉट लेते रहना बेटा, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। देखो डन बेटा? यस सर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द शेप ऑफ द वेव फ्रंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये तो मैंने पहले भी कहा था। लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम द पॉइंट सोर्स स्फेरिकल होती है बेटा,
light emerging out of the convex lens when a point source is placed, plane wave front होगा, क्योंकि ये कोई लेंस है बेटा और यहां पर मैंने पॉइंट सोर्स रख दिया, रे ऐसे गई, ये इन सबको बेटा किसमें बदल देता है, प्लेन वेव फ्रंट में, PWF. The portion of the wave front of the light from a distant star intercepted by the earth. मैंने कहा था कोई भी सोर्स इंफिनिटी पर एग्जिस्ट करता हुआ है तो बेटा जी वो हमेशा प्लेन वेव फ्रंट कंसिडरेबल है, उसे मैं प्लेन वेव फ्रंट कहता हूं. थर्ड क्वेश्चन, the refractive index of the glass is 1.5. What is the speed of light in glass? Is the speed of light in glass independent of the color of light? If not, which of the two color, red or violet, travels slower in the glass fringe? तो ये भी बड़ा अच्छा सवाल है. देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3. तो थर्ड क्वेश्चन बेटा क्या कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है बेटा 1.5, u equals to 1.5. व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? मुझे स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में निकालनी है. एयर में दे रखी थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो म्यू क्या होता है बेटा, CA/CG. तो 1.5 इक्वल्स टू 3 × 10⁸ तो CG इक्वल्स टू 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.5. CG इक्वल्स टू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ये बेटा स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी ग्लास में. अब जो सेकेंड पार्ट था इसका, सेकेंड में कहा इज द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ ग्लास इंडिपेंडेंट ऑफ द कलर ऑफ लाइट. अब बेटा स्पीड C इक्वल्स टू क्या होता है, न्यू इंटू लेम्डा. न्यू क्या होता है यहां बेटा, कांस्टेंट. दैट मींस C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेम्डा. जितनी वेवलेंथ ज्यादा होगी उतनी ही बेटा स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी. यहां पर वेवलेंथ रेड जो है वो मैक्सिमम होती है, वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट क्या होती है, मिनिमम होती है. अब इसने पूछा किसके अंदर ज्यादा है, तो यहां लेम्डा R रेड बड़ा है लेम्डा V से, तो CR बड़ा होगा CB से. हेंस स्लोअर स्पीड ऑफ लाइट इन वॉयलेट कलर किसमें होगा बेटा, वॉयलेट कलर में. गुनगुन यस सर. कोई दिक्कत बेटा? नहीं सर. ले लो बेटा स्क्रीनशॉट. डन बेटा. किसी भी बच्चे को कोई भी बात नहीं समझ आती है बेटा तभी पूछा करो और थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट करो. नहीं, अब मैं इसलिए सारे क्वेश्चन करा रहा हूं, मैं छोड़ देता हूं, बच्चे नहीं कर पाते बेटा. क्वेश्चन नंबर 4. इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट आर सेपरेटेड बाय 0.28 millimeter and screen is placed 1.4 meter away. The distance between the central bright fringe and the fourth bright fringe is measured to be 1.2 centimeter.
Determine the wavelength of light used in the experiment. Hello? Hello? No, no, no. ठीक है, अब कोई नहीं दिक्कत जैसे पहले हो रही थी। बस हाँ सब ठीक है। हाँ हाँ पढ़ा रहा था मैं। सब ठीक है घर में? हाँ नहीं, मैं भी कई बार मिलाने की कोशिश कर रहा था, एक दिन मिलाया तो कुछ परसों या कल ही तो मिलाया था, तो उसके पास था फोन संजय के पास। हाँ तो इसलिए नहीं मिलाया भाई, और तो कुछ नाम है। हाँ सब ठीक है? हाँ नहीं ठीक है, चलो मैं फ्री होके मैं बात कर लूंगा आपसे, ठीक है? ओ तो बेटा YDSC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, उसमें स्लिट्स आर सेपरेटेड, मतलब स्मॉल डी दिया था 0.28 mm, मैंने उसे बेटा मीटर में बदल दिया, और कैपिटल डी बेटा स्क्रीन की डिस्टेंस दी थी, डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड फोर्थ ब्राइट फ्रिंज इज मेजर्ड टू बी। तो मुझे फोर्थ ब्राइट फ्रिंज दी है X4 1.2 सेंटीमीटर। तो 1.2 सेंटीमीटर का मतलब हुआ बेटा X4 क्या होता है, 4 लैम्डा d बाई डी, 1.2 इंटू 10⁻⁻²। ये दिया बेटा, क्या निकालना है, डिटरमाइन द वेवलेंथ, लैम्डा कैलकुलेट करना है, लैम्डा निकालना है। तो बेटा लैम्डा इक्वल्स टू 1.2 इंटू 10⁻⁻² इंटू d अपॉन 4 इंटू d। लैम्डा इक्वल्स टू 1.2 इंटू 10⁻⁻² इंटू 28 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन 4 इंटू d 1.4। पॉइंट से तो बेटा पॉइंट हट गया, और बेटा जी 4 दिया 12 हो गए, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 14 दूनी 28 ही हो गया था पूरा। तो लैम्डा हो गया बेटा 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन। कोई डाउट बेटा किसी को? सर जी ब्लर आ रही है, स्क्रीन शेयर कर देना। स्क्रीन बेटा वो लास्ट में अब क्या होता है, डिस्कनेक्ट होने वाली है ना 1 मिनट, तो इसलिए थोड़ी ब्लर हो जाती है। जब दोबारा कनेक्ट करोगे तो बेटा फिर बिल्कुल क्लियर रहेगी। देखो ठीक है? डन बेटा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5th में कहा है, इन YDSC यूजिंग द मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, the intensity of light at a point on the screen where the path difference is lambda is k. What is the intensity of light at the point where path difference is lambda by 3? बहुत अच्छा सवाल है, मैंने भी ऐसा ही क्वेश्चन कराया था, बहुत आता पेपर में बेटा। तो क्वेश्चन नंबर देखो 5,